हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनिवार्य हिंदी में व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक और ऐसा टॉपिक जिसमें आपको मिलेंगे कम से कम 2 से 3 अंक और उस टॉपिक का नाम है भाषा। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा। भाषा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेहनत कम और नंबर ज़्यादा हैं। भाषा में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले देखिएगा, भाषा में हमें भाषा की व्युत्पत्ति पढ़नी है और क्या पढ़ना है? परिभाषा पढ़नी है और क्या पढ़ना है? विशेषताएं पढ़नी है। इसके साथ साथ हमें और क्या पढ़ना है? और हमें पढ़ना है भाषा का विभाजन, जिसे कहते हैं भाषा का वर्गीकरण। ठीक है, ये टॉपिक हमें क्लियर करने हैं और एक पढ़ने हैं रूप। बिल्कुल, इन टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये वो टॉपिक हैं जो हमें भाषा का जो मुख्य बिंदु है उसे पूरा हल करवाने में सहायता करेंगे और इससे बार कोई प्रश्न पूछा भी नहीं जाएगा। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम भाषा की। किसकी शुरुआत कर रहे हैं आज हम? भाषा की। सबसे पहले पढ़ेंगे आखिर भाषा क्या है। तो देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। हम क्या हैं? सामाजिक प्राणी। तो समझिएगा, पहले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा प्राणी है? सामाजिक, मतलब समाज में रहने वाला प्राणी है। व्यक्ति अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस साधन या माध्यम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। जैसे मैं आपसे किस भाषा में बात कर रहा हूं? हिंदी भाषा में। देखिएगा कैसे व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम वह, हाँ माध्यम ही समझ लो, जिस माध्यम से, तो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से, व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो आइए, हमने समझा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम व साधन से करता है उसे जो है भाषा कहा जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि राम विद्यालय जाता है, तो मैं हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। यदि मैं कहूं राम है विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। मैं कहूं राम गो टू स्कूल, तो यहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हुआ। इस प्रकार व्यक्ति अलग अलग भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो इसे ही भाषा कहा जाता है। जैसे मैं आपको पूरा समझाता हूं, देखिएगा कैसे। जैसे मैं कहूं सीता खाना बनाती है। सीता क्या बनाती है? खाना। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहां कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, बताइए।
हिंदी भाषा का। किस भाषा का? हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। यदि मैं लिखूं राम है विद्यालयम गच्छति, तो आप समझ सकते हैं यहां किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहां संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। मैं कहूं राम गो टू स्कूल, तो आप समझ सकते हैं यहां किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अंग्रेजी भाषा का। इस प्रकार व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे भाषा कहा जाता है। जैसे मैंने कहा राम विद्यालय जाता है, मैंने कहा सीता खाना बनाती है, तो हिंदी भाषा। मैंने कहा राम है विद्यालयम गच्छति, तो संस्कृत भाषा। मैंने कहा राम गो टू स्कूल, तो अंग्रेजी भाषा। इस प्रकार व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जिस साधन या माध्यम से करता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषाएं अलग अलग प्रकार की हैं। तो आइए अब भाषा की व्युत्पत्ति समझते हैं। क्या समझेंगे? भाषा की व्युत्पत्ति। तो चलें आगे, देखिएगा भाषा की व्युत्पत्ति। भाषा की व्युत्पत्ति, ठीक है। अब समझिएगा जो भाषा शब्द है वो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। जो भाषा शब्द है, कौन सा शब्द? जो भाषा शब्द है संस्कृत भाषा की। किस भाषा की? संस्कृत भाषा की। किस धातु से बना है? भाष धातु से। संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? बोलना या कहना। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना, ठीक है। तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। भाषा की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। संस्कृत भाषा की भाष धातु से, संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या कहना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। तो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम फिर आगे बढ़ें और इससे आगे का जो है टॉपिक वो पढ़ें। आगे हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? भाषा की परिभाषा। अब देखिए भाषा की परिभाषा अगर जो हम बात करें तो व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहा जाता है। व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहा जाता है। व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है? भाषा। ये हम पढ़ेंगे परिभाषा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं 1 मिनट के लिए हटूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे, इसे मिटाते हैं। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे पढ़ते हैं परिभाषा। क्या पढ़ेंगे हम? परिभाषा। और फिर पढ़ेंगे भाषा के अर्थ। क्या पढ़ेंगे? भाषा के अर्थ। तो अब हम समझते हैं परिभाषा
ठीक है। तो भाषा की, तो व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को ही, व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहा जाता है। व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति जिस रूप से की जाती है उसे क्या कहते हैं? भाषा। तो हम सीधे सीधे पढ़ेंगे, व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को ही, व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहा जाता है। व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को ही क्या कहा जाता है? भाषा। व्यक्तवाणी की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाषा। अब हम बढ़ते हैं भाषा के अर्थ। देखिएगा, अब हमारा टॉपिक रहेगा भाषा के अर्थ। भाषा के अर्थ। भाषा के दो अर्थ होते हैं। भाषा के कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं। एक को कहते हैं संकुचित अर्थ, संकुचित अर्थ। एक को कहते हैं व्यापक अर्थ। एक को कहते हैं संकुचित अर्थ, एक को कहते हैं व्यापक अर्थ। अब संकुचित किसे कहते हैं और व्यापक किसे कहते हैं, इसे समझते हैं। ठीक है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, ये मैंने घर पर ही जो है सुविधा कर रखी है। क्या करें, सुविधा के अभाव के कारण हमें कुछ चीजों को अलग अलग पार्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाक ले लेना। ठीक है, बढ़े आगे। तो पहले हम लेंगे संकुचित अर्थ। पहले लेंगे भाषा का संकुचित अर्थ। पहले हम लेंगे भाषा का संकुचित अर्थ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाषा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ। ठीक है, नंबर 1। अब देखिए, भाषा के संकुचित अर्थ में भाषा के संकुचित अर्थ में केवल मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली, केवल मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली, बोली जाने वाली सार्थक ध्वनियों को, सार्थक ध्वनियों को शामिल किया जाता है। तो भाषा के संकुचित अर्थ में केवल मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली सार्थक ध्वनियों को शामिल किया जाता है। सार्थक ध्वनियों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। यह भाषा का अधिक श्रेष्ठ अर्थ है। ठीक है, तो यह भाषा का जो है अधिक श्रेष्ठ अर्थ माना जाता है। कौन सा अर्थ माना जाता है? अधिक श्रेष्ठ अर्थ माना जाता है। यह भाषा का, यह भाषा का अधिक, यह भाषा का
अधिक श्रेष्ठ अर्थ माना जाता है, माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ केवल जो मनुष्य हैं, मनुष्य के द्वारा बोली जाने वाली कौन सी ध्वनि आती है? सार्थक ध्वनि आती है। ठीक है ना, कौन सी ध्वनि आती है? सार्थक ध्वनियां। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं, नंबर 2 पे लेते हैं व्यापक अर्थ। ठीक है, व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ भाषा के इस अर्थ में, भाषा के इस अर्थ में न केवल मनुष्य की ध्वनियों, न केवल मनुष्य की सार्थक ध्वनियों, स्वार्थक ध्वनियों, अपितु पशु पक्षियों की ध्वनियों, राजमार्ग पर लगे संकेत चिन्हों, राजमार्ग पर लगे संकेत चिन्हों, संकेत चिन्हों तथा रेल मार्ग पर लगे संकेत चिन्हों आदि को शामिल किया जाता है, आदि को शामिल किया जाता है। आदि को शामिल किया जाता है। तो हमने अब पढ़ा भाषा के अर्थ 2 हैं, एक है संकुचित अर्थ, एक है व्यापक अर्थ। देखिए, संकुचित अर्थ में केवल मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली सार्थक ध्वनियों को ही शामिल किया जाता है, इसे भाषा का संकुचित अर्थ कहते हैं। और भाषा के व्यापक अर्थ में मनुष्य द्वारा बोली गई सार्थक ध्वनियों के साथ साथ पशु पक्षियों की ध्वनियों, राजमार्ग पर लगे संकेत चिन्हों, रेल मार्ग पर लगे संकेत चिन्हों आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार हमने दोनों पढ़े। सबसे पहले हमने भाषा की व्युत्पत्ति पढ़ी, फिर भाषा की परिभाषा पढ़ी, फिर भाषा को समझा और फिर भाषा के अर्थ पढ़े। अब हम अगली कक्षा में इससे आगे की जानकारी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार, भाषा कितने प्रकार की होती है, उस संबंध में हम जानकारी पढ़ेंगे। तो अब हम आगे की क्लास लेंगे। धन्यवाद। और इस भाषा प्रकरण को अच्छे से पढ़ने के लिए आने वाली अगली कक्षाओं को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझे, देखें। तभी जो है हम बूंद बूंद से कहते हैं ना गड़ा भरता है, वैसे हम नंबरों का संग्रह कर पाएंगे, अन्यथा हम नंबरों का संग्रह नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।